कल मैंने इसको अपलोड किया था, लेकिन कुछ वॉइस प्रॉब्लम की वजह से इसमें वॉइस प्रॉपर तरीके से नहीं आ नहीं पाई थी एक्चुअली। ये लेक्चर नंबर 5 था, तो मैंने क्या किया कि सब कुछ समझाया हुआ तो था मेरे पास, और उसको वापस से एक बार मैं बता देता हूँ। तो लिखा हुआ मैटर मेरे पास सब कुछ है, जो मैंने कल बनाया था उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो अब इसको दोबारा से मैं एक बार सबको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 5 आएगा और लेक्चर नंबर 6 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 1 2 कर दिया था, ये 3 बच गया था जिसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, और 4 भी मैंने कर दिया। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा वो एग्जाम्पल नंबर 5 का होगा। सबसे पहले तो एक समांग सीडी, समांग का मतलब क्या होता है? एक समान। एक समान बोले तो उसका गुरुत्व केंद्र होता है वो सीडी के बीच में होता है। उस सीडी की जो लंबाई है वो एल है और सीडी का भार कैपिटल डब्ल्यू है। अब सीडी का एक सिरा जो है वो क्षैतिज समतल पे है, रुक्ष क्षैतिज समतल पे, रफ सरफेस के ऊपर है नीचे वाला सिरा, और दूसरा सिरा है वो चिकनी दीवार के सहारे है। भाई सीडी को खड़ा करने के लिए एक समतल चाहिए और एक दीवार चाहिए, तो दूसरा सिरा है वो चिकनी दीवार पे है। अब चिकनी दीवार है तो घर्षण का मान वहाँ पे 0 होने वाला है। सीडी ऊर्ध्वाधर के साथ अल्फा कोण बनाती है, ऊर्ध्वाधर मतलब दीवार के साथ में अल्फा कोण बनाती है सीडी। अब बेसिकली जो सीडी है वो चिकनी दीवार के सहारे लगी हुई है, तो सीडी फिसल सकती है, और सीडी को फिसलने से रोकने के लिए क्या कर रखा है कि सीडी की जड़ से, जड़ मतलब नीचे वाला सिरा, नीचे वाले सिरे से सी दूरी पर, नीचे वाले सिरे से सी दूरी पर पी बल लगाकर, पी क्षैतिज बल लगाकर सीडी को दीवार की ओर धक्का मारा गया है। वो अभी मैं क्वेश्चन में डायग्राम बताऊंगा तब बता दूंगा कि इतना ध्यान है रखो कि सीडी का जो बेस है उस बेस से सी दूरी पर एक क्षैतिज बल पी लगाकर धक्का मारा गया है, तो पी का मान ये बताना है। और यहाँ पे एल हो गई सीडी की लंबाई, सी डिस्टेंस, और एल्फा एंगल हो गया, और म्यू हो गया घर्षण गुणांक, समतल और सीडी के मध्य घर्षण गुणांक। क्योंकि प्लेन और आपका जो प्लेन है वो रफ है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, ये फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है। अब सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब डायग्राम भी अपना बनाया हुआ है, सब कुछ समझो आप। सबसे पहले तो ये नीचे वाला एक प्लेन है, समतल है, और ये इसके सहारे एक दीवार है। अब अपना समतल है वो रफ है, इस कारण मैंने ये डॉट डॉट नीचे लगा रखे हैं ना, ये रफ को दर्शाते हैं, खुरदरे समतल को दर्शाते हैं। और ये यहाँ पे नहीं लगाया, इसका मतलब ये जो दीवार है वो चिकनी है। यहाँ पे मैंने समतल लिख दिया, यहाँ पे मैंने दीवार लिख दिया। अब अपनी एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई और डब्ल्यू बाहर की एक सीडी है। क्वेश्चन में दे रखा है जैसा कि स्मॉल एल लंबाई और डब्ल्यू बाहर की एक सीडी है, तो ये मैंने ए बी एक सीडी बना दी। अब ये समांग सीडी है, समांग का मतलब ये होता है कि गुरुत्व केंद्र जो होगा उस सीडी के बिल्कुल मिडिल में होगा, तो गुरुत्व केंद्र जी बना दिया। अब जी बना दिया तो जी के ऊपर वाली डिस्टेंस है वो भी L/2 होगी, और नीचे जी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो भी L/2 हो गई। L/2 क्यों हुई? क्योंकि भाई समांग सीडी है तो गुरुत्व केंद्र बीच में, और गुरुत्व केंद्र क्या होता है जिसपे संपूर्ण सीडी का भार केंद्रित माना जा सकता है, तो डब्ल्यू भार नीचे की तरफ मैंने केंद्रित कर दिया। अच्छा, ए और बी जो अपने सीडी के सिरे हैं उनके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल काम करेगा, तो ए सिरे के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर और बी सिरे के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल एस लग रहा है, राइट। अब कुछ और चीजें दे रखी हैं कि सीडी ऊर्ध्वाधर के साथ में अल्फा कोण बनाती है, तो ये जो सीडी है वो ये अपनी दीवार है उसके साथ में अल्फा कोण बना रही है। चलो ठीक है। अब ये सीडी की जड़ है, जड़ बोले तो नीचे वाला सिरा, नीचे वाले सिरे से सी दूरी पर, स्मॉल सी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा, नीचे वाले सिरे से स्मॉल सी दूरी पर एक पॉइंट अपना है डी। डी पॉइंट के ऊपर एक बल लगा रखा है, ये जो पी बल लगा रखा है। और बताओ पी बल है वो इसको, इस सीडी को किधर धक्का देने की कोशिश कर रहा है? अंदर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ये दीवार है, दीवार के साइड में धक्का देने की कोशिश कर रहा है पी बल। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर पी बल नहीं लगाएंगे तो ये सीडी, भाई ये चिकनी है तो ये सिरा नीचे की तरफ आएगा और सीडी फिसलने लग जाएगी। तो फिसलने से रोकने के लिए पी बल है वो अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं, और जो पी बल है वो सीडी के जड़ मतलब नीचे वाले सिरे से सी दूरी पे लगा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि जब यहाँ से पी आप फोर्स से धक्का मार रहे हो, तो ये वाला सिरा जो ए है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये सिरा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा।
बी वाला सिरा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा जब यहाँ से धक्का लगाएंगे, और ये सिरा आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये आप व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं एक सीढ़ी को लेकर। अब बताओ ये जो ए सिरा है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसको रोकने के लिए जो म्यू आर जो घर्षण बल है वो पीछे की तरफ उत्पन्न होगा। म्यू आर घर्षण बल है वो पीछे की तरफ उत्पन्न होगा। भाई ये लेफ्ट साइड में गति करने की कोशिश करेगा नीचे वाला सिरा ए, तो म्यू आर जो घर्षण बल है वो राइट साइड में लगेगा। अच्छा, म्यू का मान घर्षण गुणांक अपने को दे रखा था क्वेश्चन में। ये अपना ये समतल है, समतल और सीडी के लिए जो घर्षण गुणांक का मान म्यू था, तो यहाँ पे घर्षण बल का मान म्यू आर उत्पन्न हो गया। अच्छा ठीक है, अब सब कुछ मैंने बना दिया है। तो अच्छा एक चीज़, ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा कोण है, डब्लू को नीचे की तरफ बढ़ाया, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये रेखा और इस रेखा को अगर समांतर रेखा माने तो ये सीडी एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य करती है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट के जाती है तो संगत कोणों का निर्माण होता है, तो ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा। तो मैंने जो कुछ बोला है उसको एक बार अब 2 बार ध्यान से सुनना, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा यहाँ से। अगर अपन आगे बात करें तो देखना ध्यान से भाई, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया, देखो सबसे स्टैटिक्स जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना थ्योरेटिकल पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपके पेपर में लिख के आएगा। तो इस थ्योरेटिकल पार्ट के कोरस्पोंडिंग इसको समझते हुए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए अपने को डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर अपना डायग्राम अच्छे से बन गया तब तो क्वेश्चन हो जाएगा, और डायग्राम नहीं बना तो फिर अपना बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए करो, ये कहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है। अब बताओ, जैसे म्यू आर इधर लग रहा है, किसी बच्चे ने म्यू आर को इधर कर दिया मान लो, तो सब कुछ गलत हो गया उसका। तो भाई म्यू आर इधर लग रहा है, इस नीचे वाले सिरे को रोकने के लिए उसने गलती से ये सोच लिया कि यार ये सिरा इधर जाने की कोशिश करेगा तो क्यों ना मैं म्यू आर को इधर लगा दूँ, तो उसका क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखो आप पी अंदर की तरफ धक्का दे रहा है तो ये सिरा अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसको रोकने के लिए म्यू आर बाहर की तरफ लगेगा। तो अगर आपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज को समझते हुए डायग्राम बना दिया तब तो आपके लिए अच्छा है, वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है उसके कोरस्पोंडिंग मैं थ्योरी लिखता हूँ कि माना कि एल लंबाई और डब्ल्यू बार की एक समांग सीढ़ी ए बी है। माना कि एल लंबाई और डब्ल्यू बार की एक समांग सीढ़ी क्या है, ए बी है। और सीढ़ी का जो ए और बी सिरा है, ए सिरे पे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर और बी सिरे पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कैपिटल एस है। ये सब कुछ लिख दिया। सीढ़ी के ए सिरे से, सीढ़ी के ए सिरे से सी दूरी पर, सीढ़ी के ए सिरे से स्मॉल सी दूरी पर एक पॉइंट है पी। देखो सॉरी, सीढ़ी के ए सिरे से स्मॉल सी दूरी पर एक पॉइंट का नाम अपने डी दे रखा है, और ये डी पॉइंट है उसके ऊपर एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो पी अप्लाई किया गया है, पी फोर्स से धक्का मारा गया है, जैसा कि क्वेश्चन डायग्राम में अपने को दिख पा रहा है। तो ये जो लैंग्वेज अपन ने लिखी है वो डायग्राम के कोरस्पोंडिंग लिखी है। अगर आपका डायग्राम अच्छे से बना हुआ है तो थ्योरेटिकल पार्ट को एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, और थ्योरेटिकल पार्ट तो अपन डायग्राम के अनुसार लिख सकते हैं। चलो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले कर लिया था, एक्चुअली वीडियो बना लिया था इसका, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो फिर दोबारा करने से अच्छा था कि जो सब कुछ लिखा हुआ था उसी के अंदर मैं एक बार फिर से क्लियरफाई कर दूं सारे को। अब अपन क्या करेंगे कि अब ये डायग्राम बनने के बाद में अपना काम क्या होता है कि सीमांत संतुलन की बात करेंगे। सीमांत संतुलन की स्थिति में जो भी अपने फोर्स हैं उनको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो घटक हैं, कंपोनेंट है, उनमें तोड़ना है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ना है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ने का मतलब ये है कि आप देखो क्षैतिज घटक कितने हैं, ये लेफ्ट डायरेक्शन में P, ये P लेफ्ट में तो P लग रहा है, और राइट में कितना है, राइट में एक तो म्यू आर है और एक S है। इसका मतलब P का जो मान है वो S प्लस म्यू आर के बराबर हो गया। टोटल लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है, P। टोटल राइट में कितना फोर्स लग रहा है, एक तो S लग रहा है और एक म्यू आर लग रहा है, तो S प्लस म्यू आर हो गया। और इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहिए तो ऊर्ध्वाधर घटकों की बात करें तो टोटल ऊपर की तरफ कितने फोर्स हैं, एक ही है कैपिटल आर, और टोटल नीचे की तरफ कितने फोर्स हैं, वो भी एक है कैपिटल डब्ल्यू। तो आर की वैल्यू तो डब्ल्यू के बराबर होगी और पी की वैल्यू एस प्लस म्यू आर के बराबर हो गई।
तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं जो फोर्सेज है, तब अपने को ये दो इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये मैंने डायग्राम साइड में लिख लिया। तो देखो क्या लिख रखा है कि भाई सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक उनमें वियोजित करोगे तो अभी मैंने बताया टोटल लेफ्ट के अंदर है P है और राइट में S प्लस म्यू आर। तो P का मान S प्लस म्यू आर के बराबर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और टोटल ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो R है और टोटल नीचे की तरफ W है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया कि इक्वेशन जो 1 है 1 में समीकरण जो 2 है, समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 से मान है वो 1 में पुट कर दिया। 2 से मान 1 में पुट किया तो R गायब हो जाएगा। R गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, P बराबर S प्लस म्यू डब्ल्यू, P बराबर S प्लस म्यू डब्ल्यू। जैसा कि मैंने ये लिख दिया P बराबर S प्लस म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ से S की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो P माइनस म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। इसको एक इक्वेशन दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर जिसे 3 नाम दे दिया। अब जैसे अपन ने शुरू में R को रिमूव किया है, तो एक तरीका तो ये देखना है कि जैसे सबसे पहले कौन सी प्रतिक्रिया को आप हटा रहे हो, R को हटा रहे हो तो R कौन से पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा था अपना, A पॉइंट के ऊपर प्रतिक्रिया था तो A के सापेक्ष आघूर्ण ले लो। पहले R को हटा रहे हो तो A के सापेक्ष आघूर्ण ले लो। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था दोस्तों, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि आप जब भी आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण की बात करें तो उस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आप आघूर्ण लेने की कोशिश किया करो जिस पॉइंट से अधिकतम बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये अपना A पॉइंट है, A पॉइंट से कितने फोर्सेज की क्रिया रेखा गुजर रही है, एक तो R की गुजर रही है और एक अपने म्यू आर की गुजर रही है। दो फोर्स हैं, कैपिटल R और ये म्यू आर, ये दो ऐसे बल हैं जिनकी क्रिया रेखा कैपिटल A से गुजर रही है। तो आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू बल के लंबवत दूरी। आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू बल के लंबवत दूरी। तो अब बताओ R और म्यू आर जो हैं फोर्स, उनकी A पॉइंट से लंबवत दूरी कितनी है, A पॉइंट से लंबवत दूरी है 0। तो R और म्यू आर के लिए जो आघूर्ण मोमेंट का मान हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। तो A पॉइंट, अच्छा अब ध्यान से अपन देखिए तो A पॉइंट है, वहां से दो बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है R और म्यू आर। और जो B पॉइंट है, B पॉइंट से केवल एक बल स्मॉल s, एक बल है जो s है उसकी क्रिया रेखा गुजर रही है। तो अब बताओ A पॉइंट से ज्यादा बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है या B पॉइंट से ज्यादा बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो A पॉइंट से दो बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है और B पॉइंट से केवल एक बल की क्रिया रेखा गुजर रही है। इसलिए अपन जो मोमेंट लेंगे वो A पॉइंट के कोरस्पोंडिंग लेंगे, राइट। तो A पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण लेने पर, तो आप ध्यान से देखो यहाँ, अच्छा इसको इधर की तरफ दिखा देता हूँ मैं, ये अपना डायग्राम भी दिखता रहना चाहिए। A पॉइंट के कोरस्पोंडिंग A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। अब एक चीज बताओ, आप टोटल कितने फोर्स थे, S R 2, एक W 3, P और म्यू आर, 5 फोर्स थे। 5 फोर्स में दो फोर्स के लिए तो आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा, R और म्यू आर के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि इनकी क्रिया रेखा ऑलरेडी A पॉइंट से गुजर रही है। तो बताओ अब फिर कितने फोर्स बचे आपके, अब अपने फोर्स बचे 3। कौन कौन से, एक तो बचा S, एक बचा W और एक बचा P। तो इनके लिए अपन लिखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं S की। ये S है, तो आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बल के लंबवत दूरी, बल इंटू बल के लंबवत दूरी। तो S तो बल, अब बल के लंबवत दूरी, जैसे आप देखो इसको थोड़ा आगे की तरफ डॉट डॉट से बढ़ाने की कोशिश करोगे तो A सिरा, ये A सिरा है, A सिरे से लंबवत दूरी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आएगी। A सिरे के लिए, A सिरे से अगर ये फोर्स S है उसकी लंबवत दूरी अगर अपन देखना चाहे तो A से यहाँ से लेकर यहाँ तक की आएगी। तो चाहे आप लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक लिख लो, बात तो एक ही है। तो मैंने लिख लिया यहाँ से यहाँ तक की और वो हो गया S इंटू OB, राइट। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, अब मैंने आघूर्ण के लिए बताया था कि जैसे पॉजिटिव एक्स एक्स और पॉजिटिव वाई एक्स है उनमें तो प्लस प्लस, और नेगेटिव एक्स एक्स और नेगेटिव वाई एक्स में नेगेटिव नेगेटिव चिन्ह लेना है। तो ये एस है वो पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ जा रहा है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह ले लिया। अब दूसरा फोर्स अपना है डब्लू। अब डब्लू बताओ कहाँ है, नेगेटिव वाई एक्स में है तो नेगेटिव का सिग्नल ले लिया। अब डब्लू के लिए बात करें तो बल इंटू बल के लंबवत दूरी, तो बल तो डब्लू है और लंबवत दूरी की बात करें तो बताओ लंबवत दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक की। देखो ये W की क्रिया रेखा गुजर गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबवत दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैसे निकालोगे? देखो ये G गुरुत्व केंद्र था, L/2 डिस्टेंस इसके ऊपर थी, L/2 डिस्टेंस इसके नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, A से लेकर G तक की डिस्टेंस की बात करें तो वो L/2 है। अब बताओ ये कौन है अल्फा? संगत कोण है, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 है, तो बताओ L/2 का इधर घटक होगा, ये अल्फा एंगल है तो L/2 का अल्फा डायरेक्शन में घटक होगा, वो तो होगा L/2 कोस अल्फा। L/2 कोस अल्फा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो अपने को प्राप्त हो गई L/2 कोस अल्फा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस प्राप्त हो गई वो हो गई L/2 साइन अल्फा। समझ में आया या नहीं आया? देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? L/2, और ये एंगल क्या है? अल्फा। तो एंगल की दिशा में होता है जो घटक वो तो कोस वाला होता है, और एंगल के लंबवत होता है वो साइन वाला होता है। तो बताओ इसका इधर घटक, ये इस L/2 का इधर घटक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, वो तो हो गई L/2 कोस अल्फा। तो ये लंबाई L/2 कोस अल्फा हो गई, तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? L/2 साइन अल्फा। तो मैंने लिखा W फोर्स इंटू L/2 साइन अल्फा। अब बात करें P की, तो P की बात करें तो P ये रहा। अब बताओ P ये है तो P की लंबवत दूरी कितनी है? आप ध्यान से देखो, P यहाँ से जा रहा है तो A सिरे से लंबवत दूरी ये हो गई, इस वाले डॉट से लेकर ये वाला डॉट मैंने गहरा कर रखा है, तो लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से यहाँ तक बना लो, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक बना लो, बात तो एक ही है। क्या बोला मैंने? चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख लो, लंबवत दूरी P की, यहाँ से यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ से यहाँ लिख लो, एक ही बात है। अब एक बात बताओ, जब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ जो छोटा सा एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? अल्फा होगा, क्योंकि ये और ये तीनों समांतर हैं। समांतर है तो संगत कोणों का निर्माण होगा, और संगत कोणों का निर्माण होगा तो यहाँ भी अल्फा एंगल बनेगा। अब देखो A से लेकर D तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? C। A से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपनी? स्मॉल c। तो बताओ C है और ये अल्फा है, तो बताओ C का इधर घटक कितना हो जाएगा? C कोस अल्फा। और जो P है वो नेगेटिव एक्स अक्ष में है, तो मैंने नेगेटिव का सिग्नल लगा दिया आघूर्ण के लिए, और बल इंटू बल के लंबवत दूरी होती है, तो बल का मान तो कितना है? P। और बल के लंबवत दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी के लिए ये लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, और ये अल्फा एंगल है तो ये छोटा सा एंगल यहाँ अल्फा बना लेना आप। तो फिर ये हो गया, ये लंबाई तो C हो गई, तो C कोस अल्फा, राइट। और एक बिंदु पे जितने भी आघूर्ण हैं उन सब का बीजीय योग 0 होता है, तो उसको 0 के बराबर कर लिया। मैंने जो बोला है उसको ध्यान से देख लेना। S के लिए तो लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई, तो चाहे यहाँ से यहाँ तक बात करो, चाहे यहाँ से यहाँ तक, तो S इंटू OB। अच्छा OB का मान भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है? L। ये कितना है? अल्फा। तो इधर वाला घटक कितना हो जाएगा? L कोस अल्फा। इसका मतलब O से लेकर B तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? OB की लंबाई हो जाएगी L कोस अल्फा। ये कितना है? W। ये लंबाई कितनी है? L/2। तो इधर वाला घटक L/2 कोस अल्फा, L/2 कोस अल्फा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई C। ये कितना है? अल्फा एंगल, तो ये हो गया C कोस अल्फा। ये लंबाई हो गई C कोस अल्फा, तो C कोस अल्फा। W के लिए ये लंबाई देखनी पड़ी थी, W वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखनी पड़ी थी, और जो ये D पॉइंट है P फोर्स है उसके लिए यहाँ से यहाँ तक बोलो, चाहे यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई अपने को देखनी पड़ी है। नेगेटिव पॉजिटिव चिन्ह बता दिए, तो जो नेगेटिव है इनको इधर ले आए। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखो S की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 3 से S की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 3 था, उसमें S की वैल्यू P माइनस म्यू W अपन ने पुट कर दी। यहाँ पे ये सेम रह गया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो PL कोस अल्फा माइनस ये PC कोस अल्फा को मैं लेफ्ट में ले आया, ये WL साइन अल्फा, WL/2 साइन अल्फा था, और ये नेगेटिव जो था इसको इधर ले जाके W म्यू L कोस अल्फा कर दिया। यहाँ से P कोस अल्फा बाहर आ गया तो ये L माइनस C हो गया, और यहाँ से WL बाहर आ गया तो ये बचा 1/2 साइन अल्फा प्लस यहाँ पे म्यू बच रहा है म्यू कोस अल्फा। तो P की वैल्यू निकालना चाहिए तो इसका भाग देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कोस अल्फा का भाग देंगे तो ये 1/2 tan अल्फा हो जाएगा, और कोस अल्फा का इधर भी भाग जाएगा, तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये म्यू बचेगा। इसका मतलब कोस अल्फा का भाग देने से ये बना 1/2 tan अल्फा प्लस म्यू, और ये WL ऊपर है
और L माइनस सी इसके भाग में चला जाएगा। तो कुल मिला के जो अपने को रिजल्ट सिद्ध करना था वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, P बराबर एल डब्ल्यू अपॉन L माइनस सी और म्यू प्लस 1/2 tan अल्फा, वो अपना ये आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना क्वेश्चन तो पहले का किया हुआ था। जब पहले किया था मैंने इसको तो ये 32 मिनट का लेक्चर बना था, अब किया है तो ये 21 मिनट का बना है। तो 10-11 मिनट तो क्वेश्चन को लिखने में भी लग जाती हैं। इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।